नहीं पापा नहीं, ये संभव नहीं है। नहीं तोड़ सकती मैं या सगाई। आपने कैसे सोच लिया कि मैं इंद्रजीत से सगाई तोड़कर कहीं और शादी कर लूं? कहते कहते अदिति का गला रूठ गया तथा आंखों में आंसू भर आए। क्यों नहीं तोड़ सकते? सगाई ही तो हुई है, कोई शादी तो नहीं हुई जो एक दूसरे के बंधन में बंध गए और टूट नहीं सकता। अदिति के पापा मिस्टर शेखर ने विचलित होते हुए कहा, पापा मैं इंद्रजीत से प्यार करती हूँ और उसे वचन दे चुकी हूँ कि मैं उसी की होकर रहूंगी, कभी उससे अलग नहीं होंगी। अदिति ने रुहाशी होकर कहा, ये वचन तो कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है बेटा कि जिसे पार नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है, सगाई होती है फिर टूट जाती है, ये कोई नई बात नहीं है। मिस्टर शेखर ने अदिति को समझाते हुए कहा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती पापा, चाहे मैं जीवन भर कुमारी बैठी रहूं, पर इंद्रजीत के अलावा किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। यह मेरा आखिरी फैसला है। अदिति ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, तुम समझने का प्रयास क्यों नहीं करती? इंद्रजीत के साथ पूरा जीवन कैसे बिताओगी? कभी सोचा है तुमने कितनी परेशानी आएगी पग पग पर? मिस्टर शेखर गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। पापा के निकल जाने के बाद अदिति कमरे में बैठकर फफक फफक कर रो पड़ी। मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, मैं सब कठिनाइयों का डटकर सामना कर सकूं। मेरे पैर न डगमगाए आगे चलने के लिए। मैंने जो फैसला किया है उस पर अड़ंग रहना चाहती है। दुनिया को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि दिए हुए वचन को निभा ना सकूं। कठिनाई देखकर पलायन कर जाऊं या मुझसे नहीं होगा। तकिए में मुंह छिपाकर अदिति खूब रोई तो उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। बीते दिनों की बातें याद कर उसके ओठों पर एक मुस्कान की सुहानी किरण बिखर गई। वह सोचने लगी, वह भी क्या दिन थे जब इंद्रजीत से उसकी पहली मुलाकात उसकी मौसी के घर शिमला में हुई थी। वह गर्मी की छुट्टियों में माँ पिताजी के साथ शिमला के सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए गई हुई थी। बीकॉम फाइनल ईयर की परीक्षा समाप्त होने के बाद माँ पिताजी के साथ मिलकर शिमला घूमने की योजना बनी थी। मौसी का बड़ा बेटा शुभम का दोस्त था इंद्रजीत। दोनों आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर पदस्थ थे। कश्मीर में इंद्रजीत शिमला का ही रहने वाला था, पर वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। पर शुभम को छुट्टी नहीं मिलने के कारण वह नहीं आया पाया था। एक दिन इंद्रजीत अचानक मौसी के यहाँ आया था। आंटी कहाँ हो आप? शुभम ने आपके लिए कुछ भेजा है। बाहर से कोई आवाज़ लगाया तो अदिति निकल आई देखने के लिए कि कौन है। आप कौन हैं? मैंने नहीं पहचाना। अदिति ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं हूँ इंद्रजीत। आप कौन हैं? पहली बार देख रहे हैं आपको। आंटी कहाँ है? कहते कहते इंद्रजीत और अदिति की आंखें चार हो गई थी। कौन बेटा? इंद्रजीत तुम कब आए? कोई खबर भी नहीं दी, एकदम अचानक। कहते कहते अंदर से अदिति की मौसी शोभना बाहर आ गई थी। आंटी कैसी हैं आप? शोभना का पैर छूने के बाद इंद्रजीत ने एक शॉल उनके हाथ में थमाते हुए कहा, लीजिए आंटी, शुभम ने आपके लिए भेजा है। शोभना ने शाल लेते हुए इंद्रजीत से कहा, अरे बेटा कब आए हो और शुभम कैसा है? मैं कल ही आया हूँ आंटी, शुभम एकदम मस्त है। इंद्रजीत ने जवाब दिया। यह है हमारी भांजी अतिथि, दिल्ली से आई है गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए। तुम्हारे पास समय हो तो इसे थोड़ा शिमला घुमा देना। शुभम तो यहाँ पर है नहीं, बेचारी अकेली बोर भी हो जाएगी। शुभम के पापा और अदिति के पापा दोनों मिल बैठते हैं तो इनको राजनीति से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, और हम दोनों बहनें मिलते हैं तो बचपन की बातों में ही खो जाते हैं। शोभना ने कहा, ओह हाँ आंटी, समय क्यों नहीं होगा? मैं पूरे एक की छुट्टी लेकर भागा है, समय ही समय है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर आपकी भांजी को कोई एतराज़ ना हो तो। शुभम खुशी के मारे एक साथ में कह गया, क्यों अदिति बेटा, तुझे इंद्रजीत के साथ घूमने जाने में कोई एतराज़ तो नहीं है? बहुत अच्छा लड़का है और शिमला का भी है, सारी जगह जानता है, अच्छे से घुमा भी देगा और शिमला के बारे में सब कुछ बता भी देगा। शोभना ने अदिति से कहा। अदिति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा सकपकाते हुए, थोड़ा सा शर्माते हुए उसने झटपट कह दिया, नहीं नहीं मौसी, एतराज़ कैसा, मुझे तो शिमला घूमना है
पूरा आनंद लेना है यहाँ के मौसम का, यहाँ की खूबसूरत वादियों का। मैं तैयार हूँ जाने के लिए। तो कब चलना है आपको बता दीजिए, मैं ले चलूँगा आपको। इंद्रजीत का तो सब्र का बांध ही टूट रहा था। वह जो अदिति के साथ जाने के लिए मन ही मन बेचैन हो रहा था। आपके पास समय हो तो मैं अभी चल सकता हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। अदिति को भी जैसे और सब्र नहीं हो रहा था। दोनों एक सेब के बगीचे में घूम रहे थे। अदिति ने पहली बार इतना सुंदर सेब का बगीचा देखा था। इतने सेब लगे हुए थे, देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था। वह खुशियों को मन में दबा नहीं पा रही थी। उसने एक सेब तोड़ते हुए इंद्रजीत से कहा, वाह क्या सुंदर बाग है, जी करता है हमेशा के लिए शिमला में ही रह जाऊं। इतना सुंदर सुहाना मौसम, इतनी खूबसूरती प्रकृति की मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसे ही बाग में हीरो हीरोइन पेड़ों के इर्द गिर्द घूमकर गाना गाया करते हैं ना फिल्मों में। कितनी सुंदरता है यहाँ पर। ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपनी गोद में इन फलों के पेड़ों को बड़े ही प्यार से सजा के रखे हैं। कौन भला जाना चाहेगा इतनी खूबसूरत वादियों को छोड़कर। मन मोह लिया मेरा इन वादियों ने। तो मत जाइए आप वापस यहाँ से, रह लूँ हमेशा के लिए शिमला की। कौन आपको जाने के लिए कह रहा है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो हमेशा के लिए रह भी सकती हैं। इंद्रजीत ने शरारत भरे नज़रों से अदिति को देखते हुए बात छेड़ दी। अदिति ने इंद्रजीत की ओर प्यार भरी नज़रें डालकर कहा, मैं कैसे रह सकती हूँ यहाँ पर हमेशा के लिए। मैं तो 15 दिन के लिए आई हूँ और आप तो 1 हफ्ते के बाद चले भी जाएंगे वापस। फिर तो मुझे यहाँ बैठकर बोर ही होना है ना। ठीक है, मैं नहीं जाता वापस, छोड़ देता हूँ नौकरी, आप भी रह जाएं, आपको घुमाते रहेंगे, दोनों घूमते रहेंगे और वादियों का आनंद लेते रहेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। इंद्रजीत ने फिर एक प्यार भरी नज़र डाली अदिति पर। दोनों दिन भर सुहानी वादियों में, पहाड़ों में, वहाँ के गाँव में, सब जगह घूमते रहे दिन भर। उनका तो मन ही नहीं था वापस घर जाने का, पर मजबूरी था, जाना पड़ा। जब घर पहुँची अदिति तब शाम ढल गई थी। मौसा मौसी, माँ पापा सभी चिंता कर रहे थे। हम दूर दूर तक घूमकर आ रहे हैं। अदिति खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तुम दोनों ने कितनी देर कर दी, शाम हो गई है, हमें तो बहुत चिंता हो रही थी। अदिति के मम्मी पापा ने चिंता जताते हुए कहा, मेरे रहते कोई चिंता की बात ही नहीं है अंकल आंटी, मैं शिमला का ही हूँ, अदिति को कहीं गुम हो जाने नहीं देता। इंद्रजीत ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू इंद्रजीत, मुझे दिन भर झेलने के लिए। वैसे कल भी जाना है ना। कल भी झेलना पड़ेगा। कल कब जाना है, अदिति ने खुश होते हुए पूछा। सुबह 8 बजे तैयार रहना, मैं आ जाऊंगा, दिन भर घूमेंगे, कल शिमला की मंदिरों के दर्शन करेंगे। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे लिए चिंता करेंगे कि बेटा कहीं खो तो नहीं गया। हंसते हुए इंद्रजीत ने कहा और सबसे विदा ली। अदिति के मम्मी पापा कुछ कहते इससे पहले अदिति एक गाना गुनगुनाते हुए, ये वादी है, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, और फिर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुबह तड़के ही अदिति की नींद खुल गई थी। वैसे भी रात को बहुत देर से नींद आई थी। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। न जाने कौन सी बात उसके मन को गुदगुदा रही थी। एक खुमारी सी छाई हुई थी आँखों में। आँख मलते मलते बिस्तर से उठ गई। जल्दी से बाथरूम गई और नहा धोकर होकर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। एक सुर्ख लाल रंग की सलवार कमीज पहनकर आईने में अपने आप को निहार रही थी। होठों पे मंद मंद मुस्कुराहट थी। आज आईने में अपने आप को निहारना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई नई अदिति खड़ी है आईने के सामने और आईना कह रही हो, अदिति आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें देखकर आज इंद्रजीत बहुत खुश हो जाएगा। वह मन ही मन कहने लगी, अदिति तुम्हें क्या हो गया, तुम अपने आप से बात कर रही हो, कहीं तुम्हें इंद्रजीत से प्यार तो नहीं हो गया। और थोड़ी सी शर्मा गई वह। अदिति और इंद्रजीत मंदिरों का दर्शन करके एक पार्क में बैठे हुए थे। दोनों खामोश थे। दोनों के मन में कुछ चल रहा था। दोनों बात करना चाहते थे पर बात जैसे ओठों पर आते आते रुक रही थी। पहले इंद्रजीत ने ही खामोशी तोड़ी और अदिति से पूछा, तो आगे क्या इरादा है तुम्हारा, क्या करना है, और पढ़ाई करनी है या फिर? अरे नहीं नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, आगे पढ़ाई करनी है, उसके बाद कोई नौकरी करनी है,
फिर शादी के लिए सोचूंगी, इतनी जल्दी नहीं है मुझे। इंद्रजीत बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अदिति बोल पड़ी, हाँ हाँ, मैंने कब शादी के लिए, मैं तो नौकरी के लिए ही कह रहा था, तुमने तो बात पूरी करने ही नहीं दी। इंद्रजीत जोर से हंस पड़ा, ओह तो फिर ठीक है, मैंने सोचा तुम शादी की बात करने जा रहे थे। अदिति भी हंसने लग गई। वैसे तुम शादी किससे करोगी जो एकदम से शादी की बात पर आ गई? किसी को देख रखा है क्या? इंद्रजीत ने शरारत करते हुए पूछा। अदिति छेप गई अपनी गलती पर, नहीं नहीं, किसी को नहीं देखा है। हाँ एक है, पर आपको क्यों बताऊं? मेरी शादी की बात है तो बात मेरे मन में ही रहेगी ना। अदिति भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। ओह कौन है वो खुशनसीब? मैं भी तो जरा सुनूं। वो तो बहुत ही भाग्यशाली होगा जिसे तुमने पसंद किया है। इंद्रजीत ने थोड़ा सा उदासी का नाटक करते हुए कहा। मैं क्यों बताऊं, है कोई? उसे आपको इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है? अदिति मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह खुशनसीब तुम्हारे सामने तो नहीं बैठा है? हा 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 हा। इंद्रजीत जोर से हंसने लग गया और अदिति को प्यार भरी नजरों से देखने लग गया। उसने अदिति से कहा, अदिति तुम दिल्ली जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी? मैं कभी तुम्हें याद आऊंगा भी या नहीं? मेरा मन डर रहा है। अदिति भी जुताई का सोच के उदास सी हो गई। फिर बहुत धीरे से कहा, क्या आप कश्मीर जाएंगे? असंभव, यह तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वह हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और खबर लेते रहेंगे, और वही किया दोनों ने। कभी इंद्रजीत फ़ोन कर लेता तो कभी अदिति, कभी कभी तो इंद्रजीत लंबी चौड़ी चिट्ठी भेजता और उसका जवाब भी उतने प्यार से देती अदिति। बस दोनों की प्यार की गाड़ी चल पड़ी थी और अच्छे से चल रही थी। अदिति ने MBA में एडमिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। इधर इंद्रजीत ने भी देश सेवा में अपने आप को निछावर कर दिया था। पर दोनों के मन में एक दूसरे की छवि इस तरह अंकित हो गई थी कि व्यस्तता के बीच में भी वो कभी एक दूसरे को भुला नहीं पाते थे। अदिति के माता पिता को भी समझने में देर नहीं लगी थी कि वह इंद्रजीत से प्यार करती है। उन दोनों ने इस रिश्ते को मान लिया था। इंतजार था तो बस अदिति की पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने तक का। अदिति को एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। सुनकर इंद्रजीत बहुत खुश हुआ था। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। घर जाकर माँ पिताजी से बात करूंगा तथा अदिति के मम्मी पापा से भी जाकर मिलूंगा। इसी दौरान कारगिल पर पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया तो इंद्रजीत को भी पहाड़ की चोटी पर भेजा गया टुकड़ी के साथ। कई दिनों तक लड़ाई होती रही। एक दिन मिसाइल से सेना की टुकड़ी पर बमबारी करने लगी पाकिस्तानी सेना। इधर से भी जवाबी कार्रवाई होने लगी। इसी में कई सेना घायल हो गए। घायलों में इंद्रजीत भी था। वह बहुत बुरी तरह घायल हुआ था। अदिति के मौसी ने अदिति को खबर दी कि इंद्रजीत बुरी तरह घायल हुआ है और अस्पताल में भर्ती है। तुम देखना चाहती हो तो आकर देख लो। फिर क्या था, अदिति जैसे थी वैसे चल पड़ी इंद्रजीत को देखने के लिए। अस्पताल जाने के बाद पता चला कि उसकी दोनों टांगे कट गई थी। डॉक्टरों ने बताया था टांगे काटे बिना इंद्रजीत को बचाना मुश्किल था। अदिति के पांव तले से जमीन खिसक गई। इंद्रजीत का सामना कैसे करेगी समझ में नहीं आ रहा था, परंतु उसने हौसला रखा और इंद्रजीत से मिली। जब तक इंद्रजीत को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली तब तक अदिति शिमला में रही और रोज अस्पताल में जाकर इंद्रजीत से मिलती रही और उसका हौसला बढ़ाती रही। अदिति तुमसे कुछ बात करनी है मुझे, पर कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तुम हौसला तो दो, मैं बात शुरू करूँ, इंद्रजीत ने धीरे से कहा। अदिति ने इंद्रजीत का हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए कहा, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? कोई तकलीफ हो रही है क्या? नहीं, मेरा मतलब है अदिति तुम अब और मेरे लिए इंतजार मत करो, कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। कहते कहते इंद्रजीत की आंखों की कोरों में मोती जैसे दो आंसू चमकने लगे। इंद्रजीत की बातें सुनकर एक क्षण तो अदिति को लगा कि वह जोर जोर से रोने लगेगी, पर अपने आप को शांत करते हुए उसने शांति से कहा, यह संभव नहीं है इंद्रजीत, मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्ही से शादी करना है। मैं किसी और से शादी का तो मैं सोच भी नहीं सकती।
मेरे साथ शादी करके तुम्हें दुख तकलीफ के सिवाय और क्या मिलेगा? क्या तुम खुश रह पाओगे मेरे साथ? मैं तुम्हें कैसे खुश रख पाऊंगा? जरा मेरी हालत तो देखो, व्हील चेयर पर आ गया हूँ मैं। एक अपंग के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करना चाहती हो तुम? इंद्रजीत ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों के आंसू को रोके और थोड़ी सख्ती दिखाई। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं किसी और से शादी कर लूं तो क्या मैं किसी और के साथ न्याय कर पाऊंगी? तुम्हें सोचो जरा, एक बार की तुम्हारी यादें मैं दिल से भुला पाऊंगी? नहीं इंद्रजीत, यह संभव नहीं है। अदिति की आंखों से आंसू लुढ़क कर कपोलों पर आ गिरे। तुम्हें भूलना ही होगा मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा, या मैं नहीं कर सकता। इंद्रजीत की आवाज़ में थोड़ी सख्ती थी। ठीक है, तुम सोच लो। अदिति नाम की एक लड़की थी जो मर गई है। तब तो तुम्हें शांति मिलेगी ना, तब रह लेना अकेले तुम। अदिति सिसक सिसक कर रोने लगी। ऐसी बात करके मेरा दुख को ना बढ़ाओ अदिति, मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ, बस इसलिए कह रहा था। इंद्रजीत ने अदिति के आंसू पोंछते हुए कहा। एक बार तुम हाँ कह दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी अदिति इतनी कमज़ोर और स्वार्थी नहीं है कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ छोड़ दे। अपने आप को संभालो। जीवन के एक हादसे से पूरा जीवन समाप्त नहीं हो जाता। तुम इतने कमज़ोर नहीं हो सकते इंद्रजीत, जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना हिम्मत के साथ हंसकर जिए। अदिति की बातों में दृढ़ता थी तथा आंखों में आत्मविश्वास स्पष्ट झलक रहा था। अदिति की दृढ़ता तथा आत्मविश्वास को देखकर इंद्रजीत में भी वही आत्मविश्वास पुनः लौटकर आने लगा था और इंद्रजीत की आंखों में भी खुशी की चमक आ गई थी। उसने कहा, हाँ अदिति, मैं तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर जीवन में आने वाले हर तूफान को झेल सकते हैं। यूँ कहो कि तूफान हमारे हिम्मत को देखकर आगे बढ़ने का साहस नहीं करेगा। ये हुई ना वही पुरानी वाली इंद्रजीत वाली बात। मैं सोच रही थी, देश पर मर मिटने वाला इंद्रजीत एक हादसे के बाद अपनी हिम्मत खोकर यूँ निराशा के अंधेरे में खो कैसे सकता है। अदिति के चेहरे पर खुशी की चमक थी। मन में एक दृढ़ संकल्प लेकर अदिति घर लौटी थी। घर लौटने पर उसने पापा को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर मिस्टर शेखर अपनी बेटी के भविष्य को लेकर आशंकित थे, इसलिए इंद्रजीत से शादी उनको मंजूर नहीं था। अदिति के मम्मी पापा से बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। अदिति ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। इस बात से दोनों बहुत परेशान थे कि कहीं कोई गलत कदम उठा ना ले वह। अदिति बेटा, दरवाज़ा खोलो, भीतर बैठकर क्या कर रही हो, बाहर आओ। अदिति के मम्मी पापा ने आकर आवाज़ दी तो अदिति अतीत के गलियारों से वर्तमान में आ गई। वह हड़बड़ाकर उठी और दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मम्मी पापा क्या बात है? कुछ नहीं, हम थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठकर बातें करना चाहते हैं। अदिति की मम्मी ने कहा, अब बातें करने को क्या रह गया है मम्मी, आप सब मेरा फैसला जानते हैं। अदिति ने सर झुकाकर जवाब दिया, हमें स्वीकार है तुम्हारा फैसला। अपनी बेटी को हम यूं ही उदास कमरे में बंद नहीं देख सकते। हमेशा खिलखिलाने वाली हमारी अदिति जाने कहाँ खो गई है। हम अपने अदिति को वापस पाना चाहते हैं। अदिति के मम्मी की आंखों की कोरे भीगी हुई थी। तो आप दोनों को स्वीकार है मेरा फैसला? अदिति ने सिर उठाकर चहकते हुए कहा, हाँ बेटा, हम दोनों कल ही शिमला जा रहे हैं इंद्रजीत के मम्मी पापा से बात करने के लिए और शादी की तारीख तय करने के लिए। अदिति के मम्मी पापा ने अपना फैसला सुना दिया और दोनों उठकर चले गए जाने की तैयारी करने के लिए। अदिति के मन में जैसे खुशियों की फुलझड़ियाँ छूट रही थी। वह मन ही मन गुनगुनाने लगी, मैं तेरे प्यार में मर न जाऊँ कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। और फिर दोनों की शादी हो गई और साथ में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।